नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। अजय पत्रकार ने कहा, तिब्बत एक दिन आज़ाद होगा। आज पूरे देश में तथा भारत के बाहर तमाम देशों में भारत तिब्बत सहयोग मंच की 23 मई स्थापना दिवस पर तमाम स्थानों पर गोष्ठी व कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पूरी दुनिया में जिन जिन मुल्कों में भारतीय तिब्बत के लोग तथा नेपाल के लोग रहते हैं, उन लोगों ने संयुक्त रूप से तिब्बत की आज़ादी की मांग की। अमेरिका में डॉक्टर बिंदेश्वरी गुप्ता ने भी संगोष्ठी में तिब्बत व कैलाश मुक्त की मांग की तथा तिब्बत की आज़ादी की बात की। सबसे बड़ी बात यह रही कि सभी जगह यह कहा गया कि जिस दिन चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी उस दिन तिब्बत आज़ाद हो जाएगा। दूसरा, सभी जगह आज जो कार्यक्रम हुए उसमें तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति व भारत की सुरक्षा पर विशेष विचार किया गया। भारत तिब्बत सहयोग मंच के 23वें स्थापना दिवस पर सभी जगह की संगोष्ठी पर यह भी तय किया गया कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तथा भारत पर बनी हुई वस्तुओं को उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने भी, जो भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रमुख हैं, उन्होंने भी तमाम जगह कार्यक्रम आयोजित कराया। उधर दलाई लामा जी ने व निर्वासित तिब्बत सरकार के मंत्रियों ने भी तमाम स्थानों पर शिरकत की। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ, शिकागो, वाशिंगटन, लंदन, तमाम अन्य देशों के शहरों में भी आज तिब्बत की आज़ादी की मांग की गई। चीन और पाकिस्तान के चैनलों ने भी आज अपने चैनलों में प्रमुखता से न्यूज़ दिखाई कि भारत तिब्बत की आड़ में कोल्ड वार व छद्म युद्ध कर रहा है। आज इस बाबत भारत तिब्बत मामले के जानकार व सैन्य मामलों में लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार ने बताया कि यदि इसी तरह ठोस रणनीति पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य हुआ तो निश्चित तौर पर तिब्बत आज़ाद सकता है, परंतु यह निश्चित है कैलाश मानसरोवर का हिस्सा भारत को जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज पूरे देश में तथा हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में भारत तिब्बत सहयोग मंच के तत्वाधान में संगोष्ठियाँ की गईं। लगभग भारत के हर जिलों में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में, शिकागो में भी हुआ। अमेरिका के शिकागो में उसकी भी खबरें आ रही हैं। जर्मनी में, तमाम देशों में, भारत के हर प्रांत में और ख़ास तौर से तिब्बत की आज़ादी के लिए और कैलाश मानसरोवर की आज़ादी के लिए आज हर जगह डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई और लोगों ने मिल कर के ये प्रयास किया कि कैसे भी हमको तिब्बत हासिल करना है, तिब्बत को मुक्त कराना है चाइना के उससे। अब यहाँ मेन ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये एक प्रयास किया गया, मगर उस प्रयास में इस बौद्धिक मीटिंगों से इन सब से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक प्रकार से अभी तक पाकिस्तान हमारे खिलाफ में छद्म युद्ध किए था, चाइना किए था, तो हमारे यहाँ से भी एक कोल्ड वार या छद्म युद्ध शुरू हो गया है। इनका भी बहुत बड़ा असर होता है। कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कि अपने सेना के बल पे जीतती, अपने मॉरल, अपने कूटनीति, देश प्रेम व जज्बे के बल पे जीतती है। तो ये जज्बा पैदा किया गया, ये एक अच्छी बात है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल तिब्बत का भारत में विलय हो जाएगा, ऐसा भी इतना आसान नहीं है। मगर अगर ये प्रयास रहें तो निश्चित तौर पे सफलता होगी। आज नहीं कल, नहीं तो परसों, कुछ भी नहीं होगा तो मानसरोवर तो भारत में होगा। अब यहाँ मेन बात ये है ध्यान देने की कि ये सब क्यों हुआ। इसका प्रयास आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा था। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच का 23वां स्थापना दिवस था। कानपुर में भी इसके प्रयास हुए, लखनऊ में, दिल्ली में काफ़ी बड़ी मीटिंग आयोजित की गई। हिमाचल में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। हिमाचल में लगभग 10,000 लोगों ने इसके लिए प्रदर्शन वो भी किया, साथ में रहे। इनकी जो मेन बात रही वो काफ़ी अच्छी रही, काबिल तारीफ़ रही कि जिस दिन चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी उस दिन ही तिब्बत आज़ाद हो जाएगा। ये सोच डेवलप की गई और इसका एक रिजल्ट भी दिख रहा है
कि लोगों ने दीपावली होली में चाइनीज़ आइटम नहीं लिए। चाइना के आइटम लेने के प्रति इनके अंदर एक समझदारी आई। इसके अलावा एक बात बहुत अच्छी रही कि इनके तीन ही मुद्दे रहे, तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और भारत की सुरक्षा। तीनों अच्छे बात रही, एक अच्छी भावनाएं बढ़ रही। मगर आप देखिए तिब्बत का आज से नहीं, बहुत पहले से। बड़े अफसोस की बात है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जितने भी भाषण करते थे उसमें यही बोलते थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। नंबर एक। दूसरा, वो क्या कहते थे, हमेशा लाल किले पे भी उन्होंने कहा, हमेशा भाषणों में सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि चीन मेरा पड़ोसी। इंदिरा जी भी बोलती रहीं, संजय गांधी भी बोलते रहे और राहुल भी बोलते हैं चीन मेरा पड़ोसी। बड़े अफसोस की बात है, चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, हमारा पड़ोसी तिब्बत था। जब नेहरू जी थे तो अब भी हमारा पड़ोसी तिब्बत था, चीन नहीं था। भारत की सीमाएं चीन से नहीं मिलती थी, तिब्बत से मिलती थी और तिब्बत हथियार लिया। आज भी मेरा पड़ोसी चीन नहीं है, मेरा पड़ोसी तिब्बत है। तो इन लोग की एक भावना बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने इस बात को खुल करके कहा और भारत के लोगों की एक मानसिक रूप से लोग तैयार हो रहे हैं। अब आप आइए कि क्या ये अपने इशू में सक्सेस होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जल थल नभ 3 सेनाएं थीं। हकीकत ये था कि हमारे पास स्कूटर भी पहाड़ों के लिए नहीं था। आज पहाड़ों पे हम मजबूत हैं। ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ तक है कि पहाड़ों की सेना भी बन गई है और पहाड़ों का बहुत अच्छी वहाँ पे हम लोग लड़ने की स्थिति में हैं। इसमें श्रेय मोदी को दिया जा सकता है कि मोदी ने उस पर प्रयास किए, ये नो डाउट। अब आप आइए पहाड़ी या उनके उस पर इनका कितना ध्यान है। ये गोरखा पहाड़ के लोगों को इन्होंने विशेष ध्यान रखा है। आपको बता रहे, योगी का चीफ मिनिस्टर बनने की बस मेन वजह ये थी कि आरएसएस लॉबी ने इसलिए बनाया चूँकि वो गोरखा थे। इसलिए बीजेपी ने एंट्री कराई कि माधवराव सिंधिया की जो माता जी थी वो नेपाल की राजा की लड़की थी। दार्जिलिंग में इनका गढ़ है। आरएसएस ने, बीजेपी ने दार्जिलिंग में बहुत अच्छी अपनी पैठ रखी। बंगाल में कहीं नहीं जीतते थे, मगर दार्जिलिंग की लोकसभा ये बराबर जीतते रहे। इधर अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में, इन सब जगह इन्होंने किया। कश्मीर से जो ले अलग किया उसके पीछे था, हालांकि उससे बीजेपी का लॉस हुआ, कई विधानसभा सीटें कम हुई, मगर उनका मकसद ये था, शायद इन लोगों का मकसद जो है वो बहुत सीधा है कि कैलाश मानसरोवर। कुछ भी हो, ये प्रयासरत तो हैं, एक छत में तो लड़ तो रहे हैं, एक पोल वाल लड़ तो हैं, मगर इतना आसान भी नहीं है। ये एक सच है कि मोदी के उसमें सब कुछ मुमकिन है, मगर ऐसा नहीं कि जायज़ नाजायज़ सब कुछ मुमकिन। ये इतना आसान नहीं, मगर जिस तरह का प्रयास है, अगर ये प्रयास होता रहा। अब आपको वहीं एक चीज़ आपको बतला दें कि हकीकत ये है कि 79 में अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए, उस समय चाइना ने वियतनाम पे अटैक कर दिया। चाइना ने इनसे कहा कि देखिए अफ़गानिस्तान में विद्रोह हो रहा है, ईरान में विद्रोह हो रहा है, अफ़गानिस्तान के जो राजा हैं वो भारत आना चाहते हैं, आप सपोर्ट कीजिए, और मैं इधर वियतनाम में एंट्री कर जा रहा हूँ, आप सपोर्ट कीजिए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ही बात की थी, मैं कैलाश मानसरोवर के लिए आया हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ यही कहा था, कैलाश मानसरोवर से ले करके कन्याकुमारी तक। जब अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ पे गए तो उन्होंने कहा कैलाश मानसरोवर से कन्याकुमारी तक। दूसरी बार उन्होंने बृहद भारत की बात की। ये एक अच्छे प्रयास थे। अब इसमें सक्सेस कहाँ तक होते हैं, तो आपको हम एक बात बतला दे रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो जिस तरह का ये कर रहे हैं कि शायद अपने मुहिम पर सक्सेस हो जाएं। परंतु कश्मीर की आर्मी, जहाँ तक चाइना की आर्मी है, बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग है। चाइना की आर्थिक स्थिति बहुत है, सैन्य स्थिति उसकी अच्छी है, उसके पास युद्ध के सामान अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में उनकी मोनोपोली है, वर्ल्ड में उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। वहीं आपको एक बात बता दें कि उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी ने 79 पे चाइना का वियतनाम के इशू में विरोध कर दिया था। और हकीकत है कि वियतनाम से चाइना इसलिए हटा था कि उसको ये डर था कि रसिया कहीं चाइना पे अटैक न कर दे, इसलिए चुप हुआ था। अमेरिका 1971 में भारत ने
चाइना उसके बांग्लादेश के आत्मसमर्पण को इसलिए भी स्वीकार कर लिया था कि उसको डर था कि अमेरिका का जो 7वां बेड़ा आ रहा है बंगाल की खाड़ी पे, वो कहीं भारत पे अटैक न कर दे। आज ये पोजीशन चाइना की हो गई है और उक्रेन की लड़ाई होने से आज चाइना, रूस, उक्रेन तीनों लोग, अमेरिका भी, चारों आपस में उलझे हुए हैं। इसमें ख़ास तौर से भारत का कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, परंतु जो ये मुहिम की जा रही है धीरे धीरे, अगर ये जागरूकता आई, अगर चाइना के आइटम को बहिष्कार किया गया तो आप ये समझ लीजिए हमारी पोजीशन अब की होगी। अब तिब्बत होगा कि नहीं, तिब्बत भारत में विलय होगा तो ऐसा तो अभी लग नहीं रहा। मैं तिब्बत आज़ाद हो सकता हो तभी होगा जब उसकी आर्थिक स्थिति, और जिस तरह से लगे हैं जैसे इनके यहाँ पहले आरएसएस की शाखाओं में ये लोग एक बात में लड़ते थे कि कश्मीर हमारा, कश्मीर, एक आदमी एक वो ले करके कहता था, सबसे लड़ता था, बाद में वो भिड़ा रहता था और जीत जाता था। तो इनका ये धारा 370 के लिए भी था कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। अब ये कैलाश मानसरोवर का कुछ भी ना हो, मगर इससे इनको पॉलिटिकल फ़ायदा भी बहुत बड़ा मिलेगा बीजेपी को। इनकी हिल स्टेशन पे उनमें बीजेपी 0 थी, आसाम में 0 थी, अरुणाचल प्रदेश में 0 थी, नागालैंड में 0 थी, मेघालय में 0 थी, सब जगह 0 थी, और ख़ास तौर से बंगाल के नॉर्थ में। परंतु कुछ इन्होंने ईस्ट लुक किया, कुछ इस तरह की नीतियाँ की, और इसमें कोई शक नहीं, मोदी ने कश्मीर में हर नाले पे पुलिया बनाई, वहाँ रोडें बनाई। पहले सिर्फ ले मनाली रोड थी, वहाँ से रोड बनाई गई, दार्जिलिंग के पास बनाई गई, आसाम में बनाई गई, वहाँ पे बहुत बड़े पुल बनाए गए और बहुत कुछ बनाया गया। और आज की स्थिति ये है कि कश्मीर में कैलाश को ये पाने के लिए कटिबद्ध है। कहाँ तक सफल होंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.